हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं इनकम टैक्स के अंदर मैं आपके लिए एक और नया चैप्टर लेके आया हूं और इसको भी हम वन शॉट के अंदर पूरा कंप्लीट करेंगे। इससे पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट करा चुका हूं, रेजिडेंशियल स्टेटस वन शॉट में करा चुका हूं, एग्जम्प्ट इनकम वन शॉट में करा चुका हूं, इनकम फ्रॉम सैलरी वन शॉट में करा चुका हूं। लेकिन लास्ट जो हमने वन शॉट चैप्टर किया था वो था इनकम फ्रॉम सैलरी, उसका इससे कुछ कनेक्शन है। जी हाँ, इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर हम ये कैलकुलेट करते थे कि किसी भी पर्सन की, किसी व्यक्ति की सैलरी कितनी है, टैक्सेबल सैलरी कितनी है ड्यूरिंग हिज सर्विस पीरियड। जैसे एक साल कंप्लीट हो गया तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि 1 ईयर के अंदर किसी भी एम्प्लॉय की टैक्सेबल सैलरी कितनी है। इसके लिए हम उस 1 ईयर की उसकी बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन, अलाउंसेज, परक्यूजिट सब लेते थे और उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 लेस करके जो है टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करते थे। बट यहां पर भी इनकम फ्रॉम सैलरी है, लेकिन ये इनकम फ्रॉम सैलरी है रिटायरमेंट पर। यानी कि जब कोई एम्प्लॉय रिटायर हो जाएगा तो रिटायर होने पर कंपनी की ओर से कुछ इसको ग्रेचुइटी का पैसा, पेंशन का पैसा, रिट्रेचमेंट कंपनसेशन का पैसा वगैरह मिलता है, प्रोविडेंट फंड का भी पैसा मिलता है। तो वो जो पैसा मिल रहा है रिटायरमेंट पर, क्या वो टैक्सेबल है या फिर एग्जम्प्ट है? अगर टैक्सेबल है तो किसके लिए टैक्सेबल है और कितना टैक्सेबल है, और एग्जम्प्ट है तो किसके लिए एग्जम्प्ट है और कितना एग्जम्प्ट है, वो सब हम सीखते हैं इस चैप्टर के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जब एम्प्लॉय काम करता है तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों ही मिलकर के उसके फ्यूचर के बेनिफिट्स के लिए, रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए पीएफ वगैरह के अंदर, ग्रेचुइटी, पेंशन फंड के अंदर कंट्रीब्यूशन करते हैं, पैसा डालते हैं हर मंथ। ओके, और जब एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है तो वो जो पैसा है विथ इंटरेस्ट मिल जाता है एम्प्लॉय को। अब वो टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, कितना होगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रोविडेंट फंड की अगर मैं बात करूं, या इस चैप्टर के अंदर हम जो कवर करने वाले हैं, जो पैसा मिलेगा वो ग्रेचुइटी का है जो रिटायरमेंट में मिलता है, पेंशन का पैसा भी मिलता है, अर्न लीव सैलरी का भी पैसा मिलता है। अर्न लीव सैलरी का मतलब हो गया भैया छुट्टी मिलती है कंपनी की ओर से, लेकिन एम्प्लॉय जो है वो छुट्टी लेता ही नहीं है, वो तो फिर भी काम करता है। जो अलाउड है ये कितनी छुट्टी आप मंथली ले सकते हो, कोई एम्प्लॉय वो नहीं लेता है। तो जब वो रिटायर होगा तो उन छुट्टियों, जो लीव उसने नहीं ली है, उसका भी पैसा उसको रिटायरमेंट में मिलता है। तो वो टैक्सेबल है या नहीं है। फिर है कंपनसेशन ऑफ रिट्रेचमेंट। रिट्रेचमेंट का मतलब होता है छटनी करना, एम्प्लॉइज को निकालना, किसी वजह से कंपनी में कुछ ऐसा चल रहा होता है तब ऐसा होता है। तो जो एम्प्लॉइज हैं उनको कुछ कंपनसेशन भी देती है कंपनी रिट्रेचमेंट पर, तो वो टैक्सेबल है या नहीं है तो कितना है वो देखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए बायजूस कंपनी और बहुत सारी कंपनीज जो है अपने एम्प्लॉइज का रिट्रेचमेंट अभी हाल ही में कर रही है। ओके, नेक्स्ट कंपनसेशन ऑन वॉलेंट्री रिट्रेचमेंट। वॉलेंट्री रिट्रेचमेंट का मतलब होता है रिटायरमेंट है, सॉरी रिट्रेचमेंट नहीं, रिटायरमेंट है। रिटायरमेंट, वॉलेंट्री रिटायरमेंट का मतलब हो गया कि कोई एम्प्लॉय जो है खुद ही अपनी इच्छा से रिटायर हो रहा है और उसकी वजह से कंपनी उसको कंपनसेट कर रही है, तो वो कंपनसेशन जो अमाउंट मिल रहा है वो कितना टैक्सेबल होगा। और प्रोविडेंट फंड, ये तो लास्ट लेक्चर में मैंने टेबल के अंदर कवर कराया था पूरा कि कौन कौन से प्रोविडेंट फंड से जब लमसम पैसा मिलता है तो एग्जम्प्ट है। अधिकतर सब में एग्जम्प्ट था, एक प्रोविडेंट फंड था अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, उसमें टैक्सेबल था। ओके जी, अब वो टेबल चेक कर लेना, लेक्चर अवेलेबल है इस चैनल पर। अब चलते हैं वन बाय वन। सबसे फर्स्ट आता है हमारा ग्रेचुइटी। देखो, ग्रेचुइटी का पैसा जब भी रिटायरमेंट पर एम्प्लॉय को मिलता है तो एम्प्लॉय कौन सा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है ग्रेचुइटी का पैसा या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है तो भैया फुल एग्जम्प्ट है, कोई उस पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ग्रेचुइटी का पैसा मिल रहा है तो हमें सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसने ग्रेचुइटी करा रखी है वो ग्रेचुइटी एक्ट 1972 के अंदर कवर है या नहीं। जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसको ग्रेचुइटी का पैसा मिल रहा है तो वो जो पैसा है वो ग्रेचुइटी एक्ट 1972 के अंदर कवर है या फिर ग्रेचुइटी एक्ट 1972 के अंदर कवर नहीं है। अगर वो एम्प्लॉय ग्रेचुइटी एक्ट 1972 के अंदर कवर है तो फिर उसको जो पैसा मिल रहा है उसमें कुछ एग्जम्पशन मिलेगी। अब एग्जम्पशन कितनी मिलेगी, एग्जम्पशन उतनी मिलेगी जो तीनों में से कम हो, विच एवर इज लेस आर एग्जम्प्ट। अब लेस क्या, लेस भैया तीन चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, लास्ट मंथ सैलरी लेनी है। क्या लेनी है, लास्ट मंथ सैलरी लेनी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए किसी एम्प्लॉय की लास्ट मंथ सैलरी है 20,000 रुपीज। ओके,
उसको फिर मल्टीप्लाई करना है 15/26। लास्ट मंथ सैलरी मतलब जिस महीने वो रिटायर हो रहा है उस महीने उसको कितनी सैलरी मिली वो लेनी है। तो मैंने ले लिया पर 20,000, ठीक है, मल्टीप्लाई 15/26 कर दो और फिर मल्टीप्लाई करना है सर्विस पीरियड, यानी कि कितने साल उसने जॉब करी। अब 20,000 तो बहुत कम हो गई, मैं मान लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए 50,000 रुपये उसकी लास्ट मंथ सैलरी थी जब वो रिटायर हो रहा था। 15/26 करना है, ये इस फॉर्मूले के अंदर है। और सर्विस पीरियड का मतलब हो गया कि कितने महीने कितने साल उसने सर्विस दी इस कंपनी के अंदर, तो उसका सर्विस पीरियड मान लेते हैं 20 ईयर है, ठीक है। अब कोई बोलेगा सर बीच में भी तो छोड़ सकता है, यानी कि किसी का सर्विस पीरियड 20 ईयर और 3 मंथ हो गया तो क्या करना है, तो देखो यहां पर पीरियड मोर देन 6 मंथ विल बी कंसीडर 1 ईयर। तो 20 ईयर तो है ही, लेकिन उसके बाद जो मंथ है अगर वो 3 महीने हैं तो इग्नोर करना है, अगर 6 महीने से ज्यादा हो तो 1 ईयर कंसीडर कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए इसका जो सर्विस पीरियड है वो है 20 ईयर प्लस 7 मंथ, तो हम इसको 21 ईयर मान लेंगे। अगर 4 मंथ 5 मंथ होगा तो 20 ईयर ही मानेंगे, तो वो 21 ईयर हम यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक अमाउंट निकल के आपके सामने आएगा 50,000 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 26 और फिर मल्टीप्लाई कर दो 21, तो ये आ रहा है लगभग, राउंड फिगर कर देता हूं मैं, 6,05,770 रुपीज, ये आ रहा। ओके, सेकेंड आपको लेना है 20 लाख रुपीज, ओके जी, मैक्सिमम 20 लाख। और थर्ड नंबर एक्चुअल कितना अमाउंट ग्रेजुएटी का रिसीव हुआ, तो फॉर एग्जांपल के लिए इसको जो एक्चुअल अमाउंट ग्रेजुएटी का रिसीव हुआ वो हुआ 7 लाख रुपीज। ये सब इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में होगी, आपको सिर्फ पुटअप करनी है यहां पर। अब आपको क्या करना है, इन तीनों में से जो कम होगा, विचएवर इज लेस, इन तीनों में से जो कम होगा, कम क्या है 6,05,770 या 20 लाख रुपीज या फिर 7 लाख रुपीज, तो भैया 6,05,770 रुपीज, ये क्या है, ये है आपका कम। तो जो कम होगा वो क्या हो जाएगा एग्जम्प्ट। तो भैया अब टैक्सेबल कितना होगा, तो टैक्सेबल कैसे निकालेंगे बताएं कि इसको ग्रेजुएटी अमाउंट मिल कितना रहा है, तो एक्चुअल ग्रेजुएटी अमाउंट कितना मिल रहा है 7 लाख, ये वाला थर्ड पॉइंट वाला लेना है आपको 7 लाख, और उसमें से लेस कर देना एग्जम्प्ट वाला, वो ये रहा 6,05,770। तो 7 लाख में से आप लेस कर दीजिए 6,05,770, तो आ जाएगा 94,230 रुपीज, ये क्या हो जाएगा टैक्सेबल। आया समझ में। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, यहां पर जो मैंने लास्ट मंथ सैलरी ली है, कितनी ली है 50,000, इस सैलरी की डेफिनेशन में क्या क्या शामिल है, बेसिक सैलरी शामिल है और डीए शामिल है, यानी कि 50,000 मान लेते हैं, इसमें 45,000 बेसिक सैलरी थी और 5,000 डीए था, डीएनएस अलाउंस, तो हो गया आपका 50,000। तो ये ऐसे हम एग्जम्प्ट और टैक्सेबल ग्रेजुएटी कैलकुलेट करते हैं जब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ग्रेजुएटी मिलती है और वो कवर होती है ग्रेजुएटी एक्ट 1972 के अंदर। ओके, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है, मैं हटा रहा हूं। अब आते हैं हम यहां पर, अगर वो जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसको ग्रेजुएटी मिल रही है लेकिन वो नॉट कवर अंडर ग्रेजुएटी एक्ट 1972, वो ग्रेजुएटी एक्ट 1972 के अंदर कवर नहीं है, तो यहां देखिए क्या होगा। फर्स्ट मैक्सिमम वाला, इन तीनों में से जो कम होगा वो एग्जम्प्ट, यहां पर भी इन तीनों में से जो कम होगा वो एग्जम्प्ट। सेकंड पॉइंट सेम है, देखो मैक्सिमम 20 लाख, मैक्सिमम 20 लाख। थर्ड भी सेम है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेजुएटी, एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेजुएटी। चेंज केवल फर्स्ट पॉइंट में है। फर्स्ट पॉइंट में हम यहां पर लास्ट मंथ सैलरी लेते थे, यहां पर लास्ट 10 मंथ की एवरेज सैलरी लेनी है, यानी कि लास्ट 10 महीने की सैलरी की टोटल करो और उसमें 10 का डिवाइड कर दो, जो एवरेज सैलरी आ जाएगी वो होगी लास्ट 10 मंथ की एवरेज सैलरी। जैसे लास्ट 10 मंथ में कभी उसको सैलरी मिली है 50,000, कभी 40,000, कभी इतनी, ऐसे, तो 10 मंथ की सैलरी की टोटल कर लो और उसमें 10 का डिवाइड कर दो, तो लास्ट 10 मंथ की एवरेज सैलरी आ जाएगी, वो लेनी है आपको। और उसको यहां मल्टीप्लाई लास्ट मंथ की सैलरी को करते थे 15 और 26 से, यहां करना 1/2 से। यहां पर भी सर्विस पीरियड, यहां पर भी सर्विस पीरियड। अब सर्विस पीरियड में एक प्रॉब्लम है यहां पर, और सैलरी की डेफिनेशन में भी, यहां सैलरी की डेफिनेशन होती थी बेसिक सैलरी प्लस डीए, यहां सैलरी की जो डेफिनेशन है उसमें आपका बेसिक सैलरी भी है, डीए भी है, और कमीशन अगर परसेंटेज में दे रखा है वो भी। ओके, यहां पर सर्विस पीरियड जो था वो अगर 6 महीने से ज्यादा हो तो उसको हम 1 ईयर कंसिडर करते थे, यहां पर सर्विस पीरियड
अगर इनकम्प्लीट है कोई, जैसे 20 ईयर और 2 मंथ है तो 2 मंथ को इग्नोर करो, 20 ईयर और 7 मंथ है तो 7th को इग्नोर करो। जो इनकम्प्लीट ईयर है उसको इग्नोर करना है, ओनली कंप्लीट ईयर को लेना है। फिर इन तीनों में से जो कम होगा वो होगा एग्जम्प्ट, और फिर एक्चुअल में से एग्जम्प्ट लेस कर देंगे तो आ जाएगा टैक्सेबल। आई होप आपको ग्रेचुइटी समझ में आ गया होगा। इसके ढेर सारे अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना चाहते हैं, हमारे पेड क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। पेड क्लासेस का लिंक और ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, प्रमोशन वगैरह करता नहीं हूँ, आपको लोगों को भी पता है, लेकिन कई बार स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है कि सर क्या लाइव और पेड क्लासेस भी आप करवाते हैं क्या, ऐसे कमेंट आते हैं, तो मैंने सोचा एक बार बता देता हूँ। बिल्कुल पेड क्लासेस अवेलेबल हैं, और अगर आपको बहुत डिटेल में करना है, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने हैं तो आप पेड क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आपको लग रहा है नहीं, मेरा जो आप सर पढ़ा रहे हो इससे और फिर मैं खुद की बुक से सेल्फ क्वेश्चंस कर लेता हूं, और तो फिर आपके लिए यूट्यूब पे क्लासेस जो है वो भी बहुत ज़्यादा बेटर रहेगी, वो भी आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। ओके जी, ठीक। आइए अब हम देखते हैं आगे। सॉरी, एक सेकंड आपको रुकना होगा, शायद यहाँ पर, हाँ जी, ओके। अब आगे चलते हैं जी। आगे है हमारा नेक्स्ट फिर पेंशन। तो पेंशन लो और टेंशन ना लो। तो पेंशन में कोई टेंशन नहीं लेनी है। देखो, अगर किसी एम्प्लॉय को कोई पेंशन मिलती है तो पेंशन कैसे मिलती है, अगर उसको मंथली पेंशन मिलती है तो ये टैक्सेबल होगी सभी एम्प्लॉय को, और मंथली पेंशन को हम अनकम्यूटेड पेंशन बोलते हैं। यानी कि कुछ लोगों को है ना मंथली पेंशन मिलती रहती है, तो ये टैक्सेबल है फॉर ऑल एम्प्लॉय, सभी एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल है। ओके, लेकिन कम्यूटेड पेंशन मिलती है, यानी कि लमसम अमाउंट मिलता है। लमसम समझ गए ना, लमसम का मतलब हो गया आपको एक साथ पैसा मिल गया, मंथली पैसा नहीं मिलेगा पेंशन का। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है तो एग्जम्प्ट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए क्या है, एग्जम्प्ट है। लेकिन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है तो कितना एग्जम्प्ट होगा, इफ ही इज रिसीव्ड ऑफ ग्रेचुइटी, तो हमें देखना पड़ेगा। देखो बेटा, पेंशन चल रहा है, लेकिन एक टेंशन ये आ गया है कि पेंशन अगर मंथली मिल रहा है तो टैक्सेबल है सभी के लिए, अगर लमसम मिल रहा है, कम्यूटेड है पेंशन, एक साथ मिल रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो एग्जम्प्ट है। लेकिन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एक टेंशन ये है कि उसको ये देखना पड़ेगा कि पेंशन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रही है, लमसम मिल रही है, बट हमें देखना पड़ेगा उसको ग्रेचुइटी मिलती थी या नहीं मिलती थी। पेंशन के लिए ग्रेचुइटी देखनी पड़ेगी। यस, अगर उसको ग्रेचुइटी मिलती थी तो 1/3 जो पेंशन है वो एग्जम्प्ट हो जाएगी, और अगर उसको ग्रेचुइटी नहीं मिलती थी तो 1/2 पेंशन जो है वो एग्जम्प्ट हो जाएगी। अगर ग्रेचुइटी मिलती थी तो केवल 33% एग्जम्प्ट कर रहे हैं लगभग, और ग्रेचुइटी अगर उसको नहीं मिलती तो पेंशन कितनी एग्जम्प्ट कर रहे हैं, 50%, 1/2, 1/2 मतलब हाफ हो गया, 50% एग्जम्प्ट कर रहे हैं। ये हो गया आपका पेंशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा अर्न लीव सैलरी। अर्न लीव सैलरी का देखिए मामला। अर्न लीव सैलरी का मतलब मैंने बता दिया, हर कंपनी के अंदर कुछ महीने में 1-2 छुट्टी अलाउड होती है। अगर कोई एम्प्लॉय चाहे तो ले सकता है, उसकी सैलरी नहीं कटती है। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय छुट्टी नहीं लेता है तो उसको उस दिन का एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा उसके रिटायरमेंट पर, तब तक वो इकट्ठा होता रहेगा। ठीक है, तो अर्न लीव सैलरी कैसे मिल रही है, अर्न लीव सैलरी जो मिल रही है वो लीव एनकेस्ड है ड्यूरिंग सर्विस, तो टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय। मतलब उसने जो है वो छुट्टियों की जो सैलरी है वो सर्विस पीरियड के अंदर ही एनकेस कर ली थी। एनकेस मतलब उसने बोला मेरे से होगा नहीं रिटायरमेंट का वेट, मेरे को तो अभी दे दो, ऐसा। और अगर उसने लीव अनकेस नहीं करी और वो बोल रहा मेरे को रिटायरमेंट में एक साथ दे देना जो मैंने छुट्टियां नहीं ली है उसका पैसा, तो हम देखेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो एग्जम्प्ट, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो इन तीनों में से जो कम हो, सॉरी 3 नहीं है 4 है यहाँ, इन 4 में से जो कम होगा वो क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा। विच एवर इज लेस इज एग्जम्प्ट। अब ये 3 चीजें पॉइंट क्या है, सबसे फर्स्ट देखिए आपको फर्स्ट पॉइंट में क्या करना है, एवरेज मंथली सैलरी लेनी है, ओके। फिर उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, एनुअल लीव एंटाइटलमेंट नॉट एक्सीडिंग 30 डेज, कि भाई टोटल लीव कितनी है जो आपने एंटाइटल्ड करी है, उसके आप अधिकारी है, 20 दिन की, 25 दिन की, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन की हो सकती है। उसको मल्टीप्लाई करना है कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस से, कि आप कितने ईयर सर्विस कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे उसकी 20 डे की सैलरी जो है वो एंटाइटल्ड है और उसका 21 ईयर ये डे है,
ये 21 ईयर है, इससे मल्टीप्लाई कर दो और उसमें फिर माइनस करना है लीव एक्चुअली अवेल ड्यूरिंग द सर्विस, और अगर कोई छुट्टी उसने ले ली है सर्विस में तो उसको माइनस कर दो, फिर जो अमाउंट आएगा उसमें 30 का डिवाइड कर दो, फिर जो यहाँ एक फ्रैक्शन आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है एवरेज मंथली सैलरी से, तो फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट होगा। सेकंड पॉइंट में क्या है, 10 मंथ की एवरेज सैलरी ले लो, पहले ही हम समझ चुके हैं 10 मंथ की एवरेज सैलरी कैसे निकालते हैं। फिर थर्ड पॉइंट में मैक्सिमम 3 लाख रुपीज, और फोर्थ में लीव सैलरी एक्चुअली रिसीव्ड, एक्चुअल में कितना पैसा मिल रहा है, तीनों में से जो कम होगा वो एग्जम्प्ट होगा। ओके, अब यहां पर सैलरी में क्या क्या इंक्लूड है, बेसिक सैलरी है, डीए है, और कमीशन इफ फिक्स्ड परसेंटेज ऑन टर्नओवर, यानी कि कमीशन जो है वो परसेंटेज में ऑन सेल्स, तो वो लेना है आपको, तो सैलरी की डेफिनेशन आ जाएगी। तो ये हो गया आपका अर्न लीव सैलरी। नेक्स्ट आता है आपका कंपनसेशन ऑन रिट्रेचमेंट, और ये कंपनसेशन ऑफ रिट्रेचमेंट जो दिया जाता है ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंदर दिया जाता है कि कोई एम्प्लॉई है और उसको निकाला जा रहा है, तो एकदम से जब आप उसको निकाल दोगे तो वो अपना घर बार कैसे चलाएगा, वो कैसे मैनेज करेगा, तो इसके लिए उसको एक साथ कंपनसेशन दो। ठीक है, अब ये जो कंपनसेशन दिया जा रहा है क्या ये टैक्सेबल होगा, वैसे इसको टैक्सेबल करना तो नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कितना। कंपनसेशन ऑन रिट्रेचमेंट, रिट्रेचमेंट पे यानी कि आपको निकालने पर जो कंपनसेशन मिल रहा है उन तीनों में से जो कम होगा वो एग्जम्प्ट होगा। एक तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन ले लो, फिर 15 डेज ऑफ एवरेज सैलरी, देखो लास्ट मंथ की एवरेज सैलरी नहीं, 15 दिन की एवरेज सैलरी लेनी है और उसको मल्टीप्लाई करना है सर्विस पीरियड से, और मैक्सिमम लिमिट है 5 लाख, तीनों में से जो कम होगा वो एग्जम्प्ट होगा, और अगर महीने 6 से ज़्यादा है तो उसको 1 ईयर कंसिडर किया जाएगा सर्विस पीरियड निकालते टाइम। नेक्स्ट आ जाता है फिर हमारा कंपनसेशन ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट, अगर आप अपनी इच्छा से रिटायर हो रहे हो और उसमें भी आपको कंपनसेशन दे रही है कंपनी, हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा काम किया उस कंपनी के अंदर, खुश होकर दे रही है, तो इस केस के अंदर जो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड होगा इन चारों में से जो कम होगा वो एग्जम्प्ट होगा। तो एक्चुअल अमाउंट कितना रिसीव हो रहा है आपको कंपनसेशन के रूप में, 3 मंथ सैलरी ऑफ ईच ईयर ऑफ सर्विस, हर साल की सर्विस की 3 महीने की सैलरी का आपको लेना है, और फिर आपको लेना है सैलरी बैलेंस ऑफ मंथ ऑफ सर्विस लेफ्ट बिफोर वॉलंटरी रिटायरमेंट, कितने महीने और काम कर सकते थे लेकिन आपने पहले ही रिटायरमेंट ले लिया, उसकी सैलरी ले लो, और मैक्सिमम जो है वो 5 लाख रुपीज ले लो, चारों में से जो कम होगा वो क्या हो जाएगा एग्जम्प्ट। देखो मैं वन शॉट इसलिए करा रहा हूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमारे इस YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इनकम टैक्स के आपको पुराने लेक्चर भी मिल जाएंगे। उन पुराने लेक्चर के अंदर मैंने ये सब तो करवाया था और इनका एक एक क्वेश्चन भी करवाया था, और उसके लिए एक लेक्चर नहीं लगाया था, आई थिंक 3 या 4 लेक्चर के अंदर मैंने करवाया था, तो न्यूमेरिकल भी करवाया था। तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, या चाहे तो आप यहाँ वन शॉट के अंदर समझ के खुद ट्राई कर सकते हैं, या फिर हमारे से लाइव क्लासेस या रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं, पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपकी फीस लगती है। ऐप का लिंक जो है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।